मौजूदा साहित्यिक परिदृश्य के संदर्भ में ये दूसरा एपिसोड है जिसमें कि हम उस थीम कल्चर के आगे थीम केंद्रित विशेषांकों की सिलसिले से आगे के पहलू पर बात करेंगे। साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता में थीम का महत्वपूर्ण होना स्वयं में प्रॉब्लमेटिक है, समस्या मूलक है। हिंदी की अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में फांसीवाद, प्रेम, बेवफाई, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, भूमंडलीकरण आदि पर विशेषांक निकाले हैं। इन सभी विशेषांकों का एक ही साझा संदेश है कि हम विषय के बारे में, अपने बारे में कितना जानते हैं। इससे थीम केंद्र में आई और व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ। थीम के हिमायती भूल गए कि साहित्य का थीम के आधार पर प्रसार नहीं होता। इससे अनुकरण, पैरोडी और साहित्यानुकरण को बढ़ावा मिलता है। एक पत्रिका ने युवा रचनाकार विशेषांक निकाला तो बाकी पत्रिकाएं अनुकरण करके युवा लेखन पर विशेषांक निकाल रही हैं। किसी ने स्त्री या दलित पर विशेषांक निकाला तो बाकी पत्रिकाएं उससे बेहतर विशेषांक निकाल रही हैं। इस विशेषांक संस्कृति ने थीम को प्रतिष्ठित किया है, विषय और व्यक्ति को अपदस्थ किया है। साहित्य में इस बहाने व्यक्ति का बहिष्कार हुआ है, विषय का अंत हुआ है। पहले साहित्य और साहित्यिक पत्रिकाओं में लेखक के विजडम और मास कल्चर के रूपों पर जोर था। इन दिनों साहित्य में आकर्षक, इकसार और रूढ़िबद्ध विषयों का महिमा मंडन चल रहा है। मसलन यदि किसी दलित ने एक खास अंदाज में अपनी आत्मकथा में कुछ खास पक्षों को उठाया है तो हठात दलित आत्मकथाओं में उससे मिलते जुलते चित्रों की बाढ़ आ गई। दलित और स्त्री आत्मकथाओं में एक खास किस्म का अंधानुकरण साफ तौर पर देख सकते हैं। एक जमाना था साहित्य में विषय की विशिष्टता थी। विशिष्टता की जगह इन दिनों अंधानुकरण ने ले ली है। इस साहित्य में था अंधानुकरण, अभी राजनीति में आ चुका है। विषय से लेकर समस्या के ट्रीटमेंट तक इकसारता के कारण साहित्य से व्यक्ति की विदाई और विशिष्टता का अंत हो गया। पहले पाठ का संबंध ऑब्जेक्ट के साथ था, इन दिनों ऑब्जेक्ट की जगह फैशन ने ले ली है, थीम ने ले ली है। इन दिनों साहित्य थीम की ओर बढ़ रहा है। थीम से पैदा होने वाला साहित्य स्टीरियोटाइप और बोगस होता है, चाहे उसे कितने ही बड़े लेखक ने लिखा हो। साहित्य का आधार अब साहित्य का आधार अब जीवन नहीं, थीम है, और यही वह बिंदु है जहां साहित्य का अंत हो जाता है। दूसरी प्रवृत्ति निर्धारणवाद की है। इसमें स्त्री, युवा, दलित आदि को निर्धारणवादी ढंग से पेश किया जा रहा है। अब कोई भी रचना मर्दवाद के आतंक, उत्पीड़न, वर्णाश्रम व्यवस्था के उत्पीड़न, भूमंडलीकरण के उत्पीड़न के बिना नहीं लिखी जा रही। अच्छा, दिक्कत यह है कि इतने बड़े पैमाने पर लिखा जा रहा है लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बोगस चीज़ों का कोई इंपैक्ट नहीं होता। बोगस चीज़ें अंधानुकरण पैदा करती हैं। वो साहित्य में भी अंधानुकरण पैदा करती हैं, वो बोगस चीज़ें राजनीति में भी अंधानुकरण पैदा करती हैं, और बोगस चीज़ें, या जिसे हम लोग बुराई कहते हैं, वो बुराई समाज में भी अंधानुकरण पैदा करती है। एक अन्य पहलू है जिस पर कि कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, वो यह कि साहित्य को स्पेस के संदर्भ में देखें तो ऐसी रचनाएं ज़्यादा आ रही हैं जिनमें घर का चित्रण ज़्यादा है। व्यक्तिगत, करीबी बातों और लोगों का चित्रण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसी रचनाएं कम लिखी जा रही हैं जिनमें सार्वजनिक स्पेस हो। साहित्य की स्टाइल के बजाय खास अंचल या भौगोलिक क्षेत्र पर बातें हो रही हैं। एक जमाना था हिंदी में लेखक गण समय पर यानी टाइम पर बातें करते थे कि भाई ऐसा युग है, युग पर बातें करते थे। अब समय को या युग को स्थान ने अपदस्थ कर दिया है। स्पेस का विकृतीकरण हो रहा है। इसे घर, बाहर, शहर, कामकाजी स्थान आदि के संदर्भ में देख सकते हैं। ये कुछ एरिया हैं जो कि क्रिएटिव राइटिंग में बड़े पैमाने पर कहानी उपन्यास में आए हैं। स्त्री और दलित पर लिखी रचनाओं में स्टाइल के रूपों में पुरानी पितृसत्तात्मक अभिव्यक्ति शैली को चुनौती दी जा रही है। पुरानी पितृसत्तात्मक शैली और नई शैली में क्या अंतर है, इस पर बातें नहीं हो रही हैं। इसी तरह दलित लेखन में कामुकता और वर्चस्व की स्मृतियों की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। उनके विभिन्न आख्यान या रूपक सामने आए हैं।
कामुकता और वर्चस्व की स्मृतियों का आना इस बात का संकेत है कि हमारा लेखक मीडिया इमेजों से गहरे प्रभावित है। मीडिया इमेजों के प्रभाव के कारण ही स्मृतियों को साहित्य में अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया गया और साहित्य में स्मृतियां लौटी। स्मृतियों का साहित्य मीठा होता है और उसकी खपत आसानी से हो जाती है। साहित्य में चीज़ों को माल बनाकर पेश करने की प्रवृत्ति ने उसकी खपत बढ़ा दी। इस क्रम में संस्कृति और यथार्थ का अंतर खत्म हो गया। खासकर स्त्री और दलित केंद्रित आत्मकथाओं में यथार्थ और संस्कृति का अंतर एक सिरे से खत्म हो गया। इन आत्मकथाओं के जरिए स्त्री के यथार्थ की बजाय संस्कृति पर ज्यादा बातें हो रही हैं। चित्रण में भी यथार्थ गौड़ है, संस्कृति प्रमुख है। यथार्थ के चित्रण में, साहित्य के चित्रण में यथार्थ की जगह संस्कृति और विचार विशेष का आना और यथार्थ का गायब हो जाना साहित्य के वस्तुकरण की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन, आयाम है। इस तरह के साहित्य की रूपांतरणकारी भूमिका नहीं होती और यही वजह है कि दलित साहित्य बड़े पैमाने पर लिखा जा रहा है, दलित आत्मकथाएं बड़े पैमाने पर लिखी जा रही हैं, स्त्री आत्मकथाएं बड़े पैमाने पर लिखी जा रही हैं। स्त्री आत्मकथाओं के अलावा बहुत सारे संस्मरण बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, लेकिन वे समाज में, स्त्री में या दलित के जीवन में रूपांतरणकारी भूमिका अदा करने में असफल रहे हैं, प्रभाव पैदा करने में असफल रहे हैं। इस तरह का साहित्य बिकता ज्यादा है, उसकी खपत ज्यादा होती है, वह आलोचनात्मक नजरिए से रहित होता है। साहित्य का वस्तुकरण वस्तुतः परवर्ती पूंजीवाद या लेट कैपिटलिज्म के सांस्कृतिक तर्कों की विजय है। नए युग की विशेषता है कि हमारे कानों में इतिहास की आवाजें आनी बंद हो गई हैं। इतिहास के प्रति बहरापन एक सामान्य फिनोमेना है। नए युग का विचार शास्त्र, यानी ये जो दौर चल रहा है, विचार शास्त्र संस्कृति में सत्य की खोज कर रहा है। संस्कृति से के परे सत्य के किसी भी आयाम का ये लोग नोटिस ही नहीं लेते। जो कुछ खोजना है संस्कृति में खोजेंगे। सार्वजनिक इतिहास से हमारा संबंध कमजोर हुआ है और नए किस्म की निजी सामयिकता से उसे जोड़ दिया गया है। इसके कारण एक खास किस्म की उन्मादी भाषा का प्रयोग हो रहा है। साहित्य और मीडिया में शुद्ध भौतिक अनुभवों को उभारा जा रहा है। साहित्य में दैनंदिन जीवन के सतही मानसिक अनुभवों और स्पेस केंद्रित सांस्कृतिक भाषा के वैविध्यपूर्ण चित्रों की बाढ़ आई हुई है। बेचैनी के चित्र यथार्थ के चित्र के बिना आ रहे हैं। नई संचार तकनीक का साहित्य पर गहरा असर हुआ है। नई तकनीक पुनरुत्पादन की तकनीक है। फलतः साहित्य सृजन कम और उसका पुनरुत्पादन ज्यादा हो रहा है। इसलिए उसमें एक रूपता बहुत ज्यादा मिलेगी। आत्मकथाओं में आप देख सकते हैं, दलित और स्त्रियों की आत्मकथाओं में ये एक रूपता बहुत ज्यादा मिलेगी। उत्तर आधुनिक अवस्था में साहित्य के अंत की घोषणा की गई, लेकिन लोगों ने इसे मैकेनिकली लिया, उसके रियल मीनिंग को पकड़ा ही नहीं। इसका वास्तव में अर्थ क्या है, इस ओर हमारे समीक्षकों ने कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक परिवर्तन आया है। साहित्य को विधाओं में वर्गीकृत करके पढ़ने की परंपरा का अंत हुआ है। साहित्य के पुराने वर्गीकरण और मानक अप्रासंगिक हो गए हैं। मसलन एक जमाना था साहित्य की कोटि में अखबार का लेखन नहीं आता था, लेकिन इधर यह नहीं कह सकते। सवाल उठता है, स्वर्गीय प्रभास जोशी का हिंदी गद्य साहित्य का हिस्सा है या नहीं। सवाल उठता है कि स्वर्गीय प्रभास जोशी का हिंदी गद्य साहित्य का हिस्सा है या नहीं। इसी तरह बड़े पैमाने पर साहित्येतर समस्याओं पर हिंदी में लिखा जा रहा है, वह साहित्य का हिस्सा है या नहीं। विधाओं के दायरे भी टूटे हैं। साहित्य में आए दिन नई विधाएं जन्म ले रही हैं। कल तक जिस लेखन को विधा नहीं मानते थे, उसे अब विधा मानते हैं। मसलन निजी पत्र साहित्य का हिस्सा नहीं थे, लेकिन रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना में पत्रों का इस्तेमाल किया, निराला के पत्रों का इस्तेमाल किया और पत्रों का ही एक खंड बना दिया। अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने यही पद्धति अपनाई। इसी तरह नवजागरण संबंधी बहस में भी उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक किताब लिखकर बड़े पैमाने पर साहित्येतर विषयों को साहित्य बना दिया। यही काम अपने तरीके से नामवर सिंह ने आलोचना पत्रिका के पुनर्प्रकाशन के साथ किया और उन्होंने आलोचना का फांसीवाद विरोधी विशेषांक निकाला।
कहने का तात्पर्य है कि साहित्य पुराने अर्थ को त्याग चुका है। नए रूप में साहित्य को लेखन के नाम से जाना जाता है या जाना जाना चाहिए। इसमें अब साहित्य और साहित्येतर का भेद नहीं रह गया है। विधाओं का वर्गीकरण अब पुरानी चीज हो चुकी है। विधाओं का लेखन भी लेखन की अवधारणा में एक तरह से समाहित हो चुका है। अब सब कुछ लेखन है। आप कहानी लिखिए, उपन्यास लिखिए, निबंध लिखिए, अखबार में लिखिए, टीवी में लिखिए, सब लेखन है। पहले साहित्य की सीमाएं थी, आज साहित्य की कोई सीमा नहीं है। अब साहित्य में सब कुछ शामिल है। साहित्य में यह परिवर्तन नई संचार तकनीक आने के साथ आया, कंप्यूटर के आने के साथ आया। जिस तरह कंप्यूटर में उससे पहले के सभी माध्यमों का विलय हो गया, कन्वर्जन हो गया, ठीक वैसे ही लेखन में सब विधाओं का विलय हो गया। पहले रचना का एक ही अर्थ होता था। यही कहा जाता था कि लेखक का काम है सत्य की खोज करना। लेकिन अब किसी भी रचना का एक अर्थ नहीं है, बल्कि अनेक अर्थों की चर्चा हो रही है। एक सत्य की नहीं, एकाधिक सत्य की चर्चा हो रही है। एक व्याख्या नहीं, व्याख्याओं का अनंत आकाश खुल गया है। इस पूरी प्रक्रिया में आलोचना, सत्य, व्याख्या आदि के संदर्भ में सापेक्षतावाद घुस आया है। अब हम सापेक्ष रूप में विचार करते हैं। सत्य, कथ्य और व्याख्या की एकाधिक अस्मिताओं पर जोर दिया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पुराने साहित्य की धारणा को इस नए साहित्य की धारणा ने अपदस्थ कर दिया है। इसी को पश्चिम के लेखकों ने साहित्य का अंत कहा था। हमारे यहां लोगों ने इसके मर्म को समझने की कोशिश नहीं की। साहित्य के अंत की प्रक्रिया में साहित्य पर नहीं, साहित्य के सवालों पर बहस हो रही है। साहित्य पर जब बातें कर रहे थे तो साहित्य समीक्षा के आधार पर लगातार कृति का विवेचन कर रहे थे, समीक्षा या आलोचना का विकास कर रहे थे, साहित्य के नियमों को लागू करते हुए बता रहे थे कि साहित्य की सीमा क्या है और रचना में साहित्येतर क्या है। साहित्य को साहित्येतर से दूर रखने में आलोचना मदद कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हमारे साहित्यिक बंधु साहित्य के सवालों पर चर्चा करते हुए साहित्य आलोचना के दायरे के बाहर चले गए हैं। अब साहित्य और साहित्येतर का विभाजन खत्म हो गया है। यह काम किसी ने नहीं, साहित्य के दो महान आलोचकों रामविलास शर्मा और नवंबर सिंह ने किया। अब जब आप साहित्य के बजाय साहित्य के सवालों पर चर्चा कर रहे होते हैं तो साहित्य की सीमाओं को खत्म करते हैं। इस क्रम में साहित्य की अपनी नई पहचान बनती है और पुरानी पहचान रह नहीं जाती। अब तक यह कहा जाता था कि साहित्य की अपनी पहचान या अस्मिता होती है, लेकिन यह पहचान अब खत्म हो गई है। अब हम नहीं जानते कि साहित्य की अस्मिता क्या है, पहचान क्या है। यही वह जगह है जहां पर साहित्य आलोचना की जगह साहित्य सिद्धांत की आ गई है, जिसको कि नामवर सिंह हजम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो चले गए उसी रास्ते पर। अब ज्यादा से ज्यादा साहित्य आलोचना नहीं, साहित्य की थ्योरी के आधार पर चर्चाएं हो रही हैं। पहले आलोचना लिखी जाती थी, अब परिप्रेक्ष्य की बातें हो रही हैं। आलोचना को परिप्रेक्ष्य ने अपदस्थ कर दिया है। इसका गहरा असर हुआ है। अब साहित्य में अनेक परिप्रेक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है, जैसे मार्क्सवाद, संरचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, स्त्रीवाद आदि। मजेदार बात यह है कि हिंदी में आलोचना के मसलों को पूरी तरह दुरुस्त भी नहीं कर पाए थे कि अचानक आलोचना को परिप्रेक्ष्य ने अपदस्थ कर दिया। अब परिप्रेक्ष्य के आधार पर साहित्य में व्यक्त सत्य को तय किया जा रहा है। परिप्रेक्ष्य अलग है तो सत्य भी भिन्न होगा। इसके कारण दुनिया भी अलग दिखाई देगी, दुनिया का अलग अलग हिस्सा दिखाई देगा। मसलन स्त्रीवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को ही लें, इसके मानने वाले लिंग और वर्ग के अलावा और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। वे अन्य पक्षों की अनदेखी करते हैं। व्यवस्था में लिंग और वर्ग के अलावा भी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। वे साहित्य को लिंग और वर्ग के सीमित दायरे में रखकर देखते हैं। साहित्य का दायरा बहुत बड़ा है। स्त्री साहित्य और मार्क्सवादी साहित्य या दलित साहित्य के दायरे की तुलना में साहित्य का दायरा विशाल है। फलतः साहित्य में टुकड़ों या अंशों पर बात हो रही है, समग्रता में साहित्य पर बातें नहीं हो रही। इसी अर्थ में साहित्य का अंत हो गया है। परिप्रेक्ष्य में देखने की खूबी पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि परिप्रेक्ष्य में कोई नए
पहली बार देख रहे हैं। पहले भी परपेक्ष में का इस्तेमाल करते थे, लेकिन नई जो परिस्थितियां पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने पैदा की, वो उसने परपेक्ष को दूसरी दिशा में ठेल दिया। वो ये कि जितने भी परपेक्ष प्रचलन में है, उनमें राजनीति गहरे समाई हुई है। राजनीति के बिना इन पर बातें करना संभव नहीं है। इस समूची प्रक्रिया का साहित्य के पठन पाठन पर भी गहरा असर हुआ है। अब साहित्य के विभाग नहीं होते, बल्कि उनकी जगह साहित्यिक अध्ययन के विभाग होते हैं। साहित्यिक अध्ययन विभाग बनते ही अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्र में हिंसा, दमन, उत्पीड़न, विभाजन आदि राजनीतिक कैटेगरी का अध्ययन प्रमुख हो गया। अब कोई शोध ऐसा नहीं होता जिसका ठोस राजनीतिक आधार न हो। अब प्रत्येक निर्णय राजनीतिक आधार पर हो रहा है। राजनीतिक आधार पर सोचने का परिणाम यह निकला है कि अब कोई चीज निश्चित नहीं है, टिकाऊ नहीं है। राजनीति के अलावा अन्य पहलुओं को छिपाया जा रहा है। जब कोई चीज निश्चित नहीं है, तो अब अनुमान आधारित दर्शन, काल्पनिक साहित्य और रेडिकल गणित पर जोर दिया जा रहा है। और इसी क्रम में गेम या खेल की सैद्धांतिकी सामने आई है, जो कि नई सैद्धांतिकी है। गेम की, यानी ये कंप्यूटर में खाली ये वीडियो गेम नहीं, कंप्यूटर गेम नहीं, बल्कि ये सिद्धांतिकी ने पूरे के पूरे साहित्य के खेल को ही बदल दिया है। गेम की थ्योरी के आधार पर खास सीमा के बाद ज्ञान, विचार, अनुभव आदि को ठेल दिया गया है। लेकिन राजनीतिक एक्शन को लक्ष्य से नहीं हटाया जा सकता। चूंकि चीजें राजनीति से जुड़ी हैं, अतः संदर्भ को वास्तव होना चाहिए। बिना वास्तव संदर्भ के राजनीति की व्याख्या संभव नहीं होती। इस क्रम में वास्तव पर संदेह नहीं किया जा सकता, अथवा यह भी कह सकते हैं कि कुछ सवाल उठाए ही नहीं जा रहे। ऐसी स्थिति में जो भी मूल्यांकन करेंगे, उसके लिए वास्तव के बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। हमें चलताऊ, तुलनाओं, प्रतिगामी उपेक्षा भाव, अतार्किकता, सांस्थानिकता, बौद्धिकता विरोध और राजनीति आदि से बचना होगा। वास्तव पर निर्भर आलोचना लिखेंगे तो राजनीति और स्कॉलरशिप दोनों में संतुलन बना रहेगा। इस संतुलन को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इन दिनों वास्तव और अवास्तव, व्यक्ति और अव्यक्ति, जीवन और मृत्यु, उपस्थित और अनुपस्थित आदि के बारे में सवाल नहीं किए जा रहे। जो कुछ भी कहा जाता है वह खास सीमा में रहकर ही कहा जाता है। इसी प्रसंग में दरिद्र ने एक बहुत ही मार्के की बात कही थी। उन्हें कहा था कि अब ऐसे विद्वान नहीं रहे जो वास्तव अर्थ में विद्वान हो और विद्वान की तरह ही भूत के बारे में बता सके। परंपरागत विद्वान भूत में विश्वास नहीं करते थे और नहीं इसे वर्चुअल स्पेस का नजारा कह सकते हैं। अब ऐसे विद्वान नहीं रहे जो ये बता सकेंगे यथार्थ और अयथार्थ में अंतर क्या है, यानी रियल और अनरियल में अंतर क्या है, वास्तव और अवास्तव में अंतर क्या है, जीवित और मृत में अंतर क्या है, व्यक्ति और अव्यक्ति में अंतर क्या है, उपस्थित और अनुपस्थित में क्या अंतर विरोध है, ये बताने वाले अब विद्वान हमारे बीच में नहीं रहे। मसलन अब ये भी एक समस्या है भी और नहीं भी। चीजें एक साथ हैं भी और नहीं भी, लेकिन इसके बीच में ये भी तो संभव है कोई बीच का रास्ता हो, तीसरी खोज करें हम। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से सोचने की जरूरत है कि वो ये कि ये जो पूरा का पूरा चेंज लिटरेचर में आया, वो चेंज में एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है जिस पर के कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए। अस्मिता का साहित्य बहुत लिखा जा रहा है और उस पर बहुत बहस हो रही है। निजी के बारे में, सेल्फ के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं और उसे उद्घाटित भी किया जा रहा है। वही बातें लिखी जा रही हैं जो अस्मिता की संगति में आती हैं, निज की संगति में आती हैं। अपने से मिलते जुलते विचारों को जब आप साहित्य में उठाते हैं तो आपको सैद्धांतिकी की कोई जरूरत नहीं होती। साहित्य में जब आप अपने विचारों के जरिए विचारों की यात्रा करते हैं
जब आप अपने जरिए या अस्मिता के जरिए विचारों की यात्रा करते हैं तो आप अस्मिता के जितने भी लक्षण हैं उन सब पर सवालिया निशान लगाते हैं और इस प्रकार अस्मिता पर ही सवाल खड़ा करते हैं। अस्मिता पर सवाल वे ही खड़ा करते हैं जो अस्मिता की सबसे ज्यादा वकालत करते हैं। वे आत्म के बारे में, ये जो बार बार सेल्फ की प्रस्तुति के जरिए आत्म के बारे में वे जो सवाल खड़े करते हैं, ये सवाल अपने आप में आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी की जो धारणा है जो कि साहित्य में प्रचलन में रही है, लंबे समय से बहस रही है, उसको एक तरह से अप्रासंगिक कर देती है। एक और चीज है जो कि साहित्य में दर्ज की गई है और देखी गई है, वो ये कि हर चीज बहुत ही मतलब नज़ारे के तौर पर तैयार की जाती है, इवेंट के तौर पर तैयार की जाती है। लेकिन साहित्य का नज़ारे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब जो साहित्य के जितने मेले ठेले हो रहे हैं और गोष्ठियां हो रही हैं वो नज़ारे के तौर पर हो रही हैं, और वहां जो बयान है उन बयानों से साहित्य की प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस तरह की जगहों पर दिए गए बयान क्या वे साहित्य के दायरे में रखे जाने चाहिए, या साहित्य उत्सवों में दिए गए बयान क्या वे साहित्य की आलोचना का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि नजारे के तौर पर या इस तरह के आयोजनों के तौर पर दिए गए बयान साहित्य का हिस्सा या साहित्यिक आलोचना का हिस्सा नहीं बन सकते, चाहे वे साहित्यिक पत्रिका में क्यों न छपे हों। बयान तो बयान है, वह साहित्य आलोचना कैसे हो सकता है? मुंह से निकली प्रत्येक बात आलोचना नहीं होती। और ये बात मैं खासतौर पर उस संदर्भ में कह रहा हूं जिस संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह ने बहुत सारी बयानबाजी की है। लेखक का प्रत्येक कथन साहित्य नहीं होता। अब नामवर सिंह की किताबों की, बयानबाजी की किताबों की एकदम पूरी फहरिस्त आ चुकी है बाजार में, पूरी लिस्ट है बाजार में जो प्रचलन में। ऐसी स्थिति में हमें बयान, विचार और साहित्य के बीच में अंतर करना चाहिए। इन दिनों यह गलतफहमी हमारे बुजुर्गों को भी हो गई है। मसलन नामवर सिंह जैसे बड़े आलोचक भी यह मानकर चल रहे हैं कि उनका प्रत्येक वाक्य साहित्य होता है। उनके भक्त भी यही मानकर उनके बोले को साहित्य बनाने में लगे हैं। यदि ऐसा ही होगा तो डॉक्टर का प्रत्येक कथन मर्ज का उपचार माना जाएगा, गीतकार का प्रत्येक वाक्य गीत, संगीतकार का प्रत्येक स्वर संगीत, और शिक्षक का प्रत्येक कथन तो अकादमिक धरोहर की कोटि में रखना पड़ेगा। यह मूलतः विभ्रम है। विभ्रम में ज्ञान, तमीज, तहजीब, साहित्य खोजना विभ्रम से विभ्रम की ओर जाना है। इसका सृजनात्मकता से कोई संबंध नहीं है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही मतलब मोटे तौर पर मतलब बीमारी वो आइकॉन के जरिए हमारे बीच में आई है। आइकॉन पत्रिकाओं के जरिए, आइकॉन पत्रिकाओं के आयोजनों के जरिए आई है, जिसने के एक तरह से साहित्य की पूरी अवधारणा को ही नष्ट किया और प्रभावित किया है। एक और चीज है वो जो कि वो ये कि इस तरह की साहित्य आलोचना क्यों नहीं लिखी गई इस तरह के साहित्य पर तेजी से, ठीक है, हमारी आदत नहीं है। बाद में लिखी जाएगी, ये तय है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।